वेलकम दोस्तों, मैं अर्पित सिंह फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम अधिगम के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे और हमने थॉर्नडाइक से लेते हुए पावलोव, स्किनर, सीएल हल सभी के सिद्धांतों को पढ़ा हमने। और आज जिनके सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे वो दोनों मनोवैज्ञानिक इस तरीके के थे कि जिन्होंने अधिगम को एक नए तरीके से प्रस्तुत किया। मतलब उनको अधिगम को एक्सप्लेन करने, लर्निंग को एक्सप्लेन करने का जो तरीका तो बिल्कुल सबसे हट के बिल्कुल अलग था। जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि ये बिल्कुल अलग तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया। एक बार आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा भी अधिगम हो सकता है कि नहीं। तो उसमें मैं जिस पहले वैज्ञानिक को लेकर चल रहा हूं वो पहले वैज्ञानिक है अल्बर्ट बैंडुरा। अल्बर्ट बैंडुरा जो पहले मनोवैज्ञानिक, उनका नाम क्या है? अल्बर्ट बैंडुरा। अल्बर्ट बैंडुरा जो निवासी थे, बात किया जाए शुरुआत के इनके पॉइंट को लेके, तो सबसे पहले जो निवासी की बात आती है, याद नहीं करना पर लिखिए। निवासी कहाँ के थे? कॉपी भरा हुआ लगेगा ना। कनाडा का निवासी। कहाँ थे अल्बर्ट बैंडुरा? कनाडा के थे। इनको आधुनिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। इनको आधुनिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। अल्बर्ट बैंडुरा जो निवासी कनाडा के, इनको आधुनिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के क्या बोला जाता है? जनक कहा जाता है। और साथ में इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत की बात करें तो उस सिद्धांत को बोलते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इसी सिद्धांत को एक और नाम से बोलते हैं अवलोकनात्मक या प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत। या इसी सिद्धांत का एक और नाम है आदर्श आधारित अधिगम का सिद्धांत। ये तीनों इन्हीं के सिद्धांत के नाम है। अभी हम समझेंगे कि क्यों ये नाम भी क्यों पड़ा, इनके सिद्धांत के अलग अलग नाम भी क्यों पड़े एक ही सिद्धांत के। तो उसको भी जब सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, तब आगे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन्होंने जो प्रयोग किया था, इन्होंने बार्बी डॉल प्रयोग किया था। बार्बी डॉल प्रयोग। बार्बी डॉल प्रयोग किसने किया था? अल्बर्ट बैंडुरा ने किया था। बार्बी डॉल प्रयोग भी किसने किया था? अल्बर्ट बैंडुरा ने किया था। और साथ में यदि आगे देखें तो इन्होंने जो बार्बी डॉल प्रयोग किया था, उनके प्रयोग के बारे में देखते हैं। इन्होंने बच्चों के 3 ग्रुप बनाए, जैसे एक बच्चा, 2, 3, 4, 5, 6। इस ग्रुप ए नाम रखा, फिर कुछ बच्चों को लिया, उनका ग्रुप बी नाम रखा, और कुछ बच्चों को लिया, उनका क्या नाम रखा? ग्रुप सी। तो डॉल जो होती है, या फिर कहीं लिखा रहता है कि जोकर वाला प्रयोग किसने किया था, तो भी अल्बर्ट बैंडुरा थे। या बार्बी डॉल प्रयोग भी किसने किया, तो भी अल्बर्ट कौन थे? बैंडुरा ही थे। तो इन्होंने ग्रुप बनाए, जैसे मान लीजिए 6 बच्चे हो गए ए ग्रुप में, 6 बच्चे हो गए बी ग्रुप में, और 6 बच्चे किसमें हो गए? सी ग्रुप में। और जो डॉल या जोकर उन्होंने लिया, उसके ऊपर उन्होंने फिल्म बनाया। जैसे एक फिल्म में ये दिखाया कि एक जो जोकर है पार्क में पड़ा हुआ है, लोग आते हैं उसके साथ खेलते हैं और चले जाते हैं। एक फिल्म इन्होंने ये बनाया। एक फिल्म उन्होंने ये बनाया कि जब जोकर आते हैं तो उसको बच्चे बड़े प्यार के साथ खेलते हैं, प्यार से सहलाते हैं, और इसके ऊपर बना। और एक फिल्म उन्होंने हिंसा के ऊपर बनाया कि जोकर को देखने के बाद वो बच्चे जोकर को तोड़ देते हैं, गर्दन तोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने 3 फिल्म बनाए। जैसे एक फिल्म उन्होंने सामाजिक मूल्य के ऊपर बनाया कि पार्क में जोकर पड़ा हुआ है तो उसको उठाना, किसी जगह अच्छी जगह रख देना। एक फिल्म बनाया उन्होंने प्रेम के ऊपर कि पार्क में जोकर या डॉल पड़ी हुई तो बच्चे उसे उठाते, उसके साथ प्रेम से खेलते हैं। और एक फिल्म बनाया उन्होंने हिंसा के ऊपर कि पार्क में जोकर पड़ा हुआ है तो उसको पकड़ते हैं बच्चे, गर्दन तोड़ के फेंक देते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने 3 तरीके क्या बनाई? फिल्म बनाई, मूवी बनाई 3।
और तीनों मूवी को, तीनों ग्रुप को अलग अलग दिखाया। जैसे मान लीजिए सी ग्रुप को उन्होंने हिंसा वाला दिखाया, बी ग्रुप को प्रेम वाला दिखाया, और सामाजिक मूल्य वाला किसको दिखाया, ए ग्रुप को। तो पहले इन्होंने बच्चों के 3 ग्रुप बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं 3 तरीके से जोकर के ऊपर, और तीनों ग्रुप के बच्चों को अलग अलग फिल्म दिखा देते हैं। अब दिखाने के बाद क्या होता है कि जब इन बच्चों को पार्क में भेजा जाता है, तो आप भी समझ सकते हैं जब ए बच्चा वाला पार्क के अंदर जाएगा तो वो वही चीज दिखाएगा जो उसने जोकर, पार्क में जाते हैं, पार्क में जब बच्चों को भेजा जाता है तो वहां क्या रखे रहते हैं, जोकर रखे रहते हैं। और देखा जाता है कि जब एक ग्रुप वाले बच्चे जाते हैं पार्क में और जोकर को लेते हैं, तो वो भी उसे उठाते हैं, साफ करते हैं और किसी एक सही जगह पे रख देते हैं। मतलब उनके अंदर सामाजिक मूल्य देखा जाता है। और जब बी बच्चों को पार्क के अंदर भेजा गया तो वो वहां पे जोकर को उठाते हैं, प्रेम से उनके साथ खेलते हैं, बातें करते हैं, जैसा उन्होंने फिल्मों में देखा था उसी तरीके का व्यवहार करते हैं। अब व्यवहार करते हैं तो मतलब कि बी वाले वही व्यवहार दिखाते हैं जो उन्होंने फिल्म के अंदर देखा था। और जब सी ग्रुप वालों को पार्क के अंदर भेजा गया, ये तो बहुत ज्यादा उदंड हो गया, क्योंकि देखे क्या था, हिंसा। तो जब सी ग्रुप वालों को भेजा गया, तो सी ग्रुप वालों को जब भेजा गया तो ये जब पार्क के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे जब ये जोकर पाते तो वही चीज करते हैं जो उन्होंने फिल्म के अंदर देखा था। मतलब किस चीज को, हिंसा को देखे रहते हैं और हिंसा के बारे में करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने 3 तरीकों से प्रयोग किया। और जब उन्होंने 3 तरीकों से प्रयोग किया तो उन्होंने एक लाइन कही, जब उन्होंने 3 तरीकों से प्रयोग, उन्होंने एक लाइन कही कि बच्चे सामाजिक चीजों से, तो बच्चे सामाजिक प्राणी या व्यवहार से प्रभावित होते हैं। बच्चे सामाजिक प्राणी या व्यवहार से प्रभावित होते हैं तथा वैसा करने के लिए पुनर्बलित होते हैं। मतलब एक लाइन की बात बोली जा रही है, बच्चे जो समाज में देखेंगे, उन्होंने सीधे कहा कि बच्चे जो समाज में देखते हैं उन चीजों से प्रभावित होते हैं, और जब प्रभावित होते हैं तो वैसा ही कार्य करने के लिए क्या होते हैं, पुनर्बलित होते हैं। मतलब वैसा ही कार्य वो भी करना चाहते हैं। या इसी चीज को उन्होंने ये भी बोला कि सामाजिक मूल्य बच्चों को व्यवहार करने के लिए प्रभावित करते हैं। ये याद नहीं करना, ये समझने वाली बात है। देखिए दोनों पॉइंट समझिए कि जो सामाजिक मूल्य क्या होता है, सामाजिक मूल्य वही मूल्य होता है कि जो आप आसपास अपने समाज के अंदर देखते हैं। मतलब कि एक बच्चा है, यदि मान लीजिए चोरों के समाज में रहता है, किसके समाज में रहता है, चोरों के समाज में रहता है, और एक बच्चा जो सज्जन लोग के समाज में रहता है, तो जाहिर सी बात है जो बच्चा चोरों के समाज के अंदर रहता है तो उसके लिए वहां के सामाजिक मूल्य क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो चोर यदि वो उनकी बातों को सुनता है तो उसको लगता है कि सामाजिक मूल्य यही है कि चोरी करना, वो भी ज्यादा ज्यादा चोरी करना, और एक ही दिन में 9-10 लाख यदि हम चुरा के लाएंगे तो बड़ी वाहवाही होगी इस समाज के अंदर। इसलिए इस बच्चा चोरों के समाज से जब प्रभावित होकर जाहिर बात ये सीखेगा क्या, चोरी करना। और उन्होंने कहा कि जब एक बच्चा जो सज्जन लोग के समाज में रहता है तो वहां जितने भी व्यक्ति होते हैं उनके विचारों से, उनकी बातों से प्रभावित होता है, और वैसा ही कार्य करने के लिए क्या होता है, पुनर्बलित होता है। तो उन्होंने यही बोला कि बच्चे समाज में सीखते हैं, समाज के प्राणी के व्यवहारों को देखते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, और जब चीजों से प्रभावित होते हैं तो वैसा ही कार्य करने के लिए क्या होते हैं, पुनर्बलित होते हैं। वैसा ही कार्य करने के लिए क्या होते हैं, बार बार पुनर्बलित होते हैं। तो ये बात उन्होंने एक कही थी। तो इसको आप इस तरीके से पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। इनके पॉइंट तो बहुत ही मजेदार हैं। पहला, बच्चे समाज से प्रभावित होते हैं तथा वैसा ही व्यवहार करने के लिए
पुनर्बलित होते हैं। मतलब समाज में जो देखता है, समाज में जिन चीजों के बारे में उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जिस तरह का उसके व्यवहार के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा वैसा ही वो करेगा। अर्थात बच्चे सीखते कहाँ है? समाज में। अर्थात सबसे बड़ी चीज जो है, अर्थात बच्चे समाज में अधिगम करते हैं, अधिगम करते हैं। मतलब देखिए, क्योंकि बच्चे समाज में अधिगम करते हैं इसलिए इसको बोला जाता है कौन सा सिद्धांत? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। क्योंकि बच्चे समाज के अंदर अधिगम कर रहे हैं, समाज के लोगों के बारे में देख रहे हैं, जो चीजें सुन रहे हैं उसी चीज को अधिगम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इसलिए बोलते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और दूसरा पॉइंट क्या है कि बच्चे जब समाज में किसी चीज को देखना, देखने को ही क्या बोलते हैं? अवलोकन करना। किसी चीज को ध्यान से देखना क्या कहलाता है? अवलोकन करना कहलाता है। इसलिए यदि बच्चा किसी चीज को ध्यान से देख रहा है, उन चीजों को सीख रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? अवलोकन करना। इसलिए इसे बोलते हैं अवलोकनात्मक प्रेक्षण का सिद्धांत। प्रेक्षणात्मक क्या होता है? प्रेक्षणात्मक मतलब होता है किसी चीज को देखना, निरीक्षण करना, क्या इसमें सही है, क्या गलत है। आपको जो चीजें सही लगी आप उससे प्रभावित हो जाते हैं, आपको लगता है नहीं ये चीज सही है तो हम इस चीज को हम भी अपनाएंगे। आदर्श आधारित अधिगम क्यों बोलते हैं? देखिए, यदि आप किसी व्यक्ति से प्रभावित हुए, समाज के, यदि समाज के आप किसी भी एक व्यक्ति से प्रभावित होते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उसे अपना रोल मॉडल मानते हैं। रोल मॉडल मानना मतलब उसे आप अपना क्या मान लेते हैं? आदर्श मान लेते हैं। और आपको लगता है कि नहीं इसी तरीके से हम भी इस कार्य को करेंगे। अब जैसे आप मूवी देखे, अब मूवी देखे आप तेरे नाम, अब जब तेरे नाम देखे तो आप प्रभावित हुए कि नहीं अभी हम भी बाल कहाँ से बीच में से झाड़ना शुरू कर देंगे, और वो आपके लिए क्या बन जाता है? आदर्श। तो मतलब जिस व्यक्ति से आप प्रभावित होकर उन चीजों को करना शुरू कर देते हैं वह व्यक्ति आपके लिए क्या कहलाता है? आदर्श। तो आदर्श आधारित अधिगम मतलब एक ऐसा सीखना जो किसी व्यक्ति या किसी रोल मॉडल के ऊपर क्या हो? निर्भर करता हो। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आदर्श आधारित अधिगम भी बोलते हैं। क्योंकि बच्चे देखकर, निरीक्षण कर सीखते हैं, इसे अवलोकनात्मक या प्रेक्षणात्मक अधिगम बोलते हैं। चूंकि बच्चे समाज में अधिगम करते हैं इसको क्या बोलते हैं? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। एक बार इसको लिख लीजिएगा, फिर आगे पॉइंट बताता हूं। इसको लिख लिए होंगे। इन्होंने कुछ पॉइंट और बोले थे उसी सब चीज से। पहला कि जरूरी नहीं अधिगम सक्रिय रूप में हो, जरूरी नहीं कि अधिगम सक्रिय रूप में हो। अर्थात न सीखना भी सीखना है। सबसे खतरनाक लाइन इन्होंने जो बोला, समझिएगा। इन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि अधिगम हमेशा सक्रिय रूप में हो, जैसा कि आप हमेशा से बोलते आ रहे थे ठांडाई पलाव के व्यवहार में जब परिवर्तन होगा और अधिगम के लिए आपको सक्रिय होने की जरूरत पड़ती, तो इन्होंने बोला कि जरूरी नहीं है कि हमेशा अधिगम सक्रिय रूप में भी होता है। कभी कभी न सीखना भी क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। और सबसे यही लाइन उनको क्या कर देती है? हाईलाइट, कि न सीखना भी क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। और उन्होंने बोला क्यों? उन्होंने कहा कि मान लीजिए आप कहीं घूमने गए और आगे लिखा हुआ है कि आगे जाना मना है, सावधान रहिए, आगे जाना मना है। यदि आगे गए तो आप खाई के कहाँ चले जाएंगे? नीचे। मान लीजिए आप कहीं घूमने जाते हैं और यहां लिखा रहे कि आगे जाना मना है, यदि आगे गए तो आप कहाँ जाएंगे? सीधे 1000 फीट खाई के नीचे आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस चीज को जब उसने देखा, किस कोई बच्चा जा रहा है यहाँ से उठते हुए जा रहा है व्यक्ति, और जब इसको देखेगा तो देखने के बाद ये थोड़ी ना करेगा, सक्रिय नहीं होगा, वो देखेगा, देख के रुक जाएगा। इन्होंने कहा देख के रुक जाता, पढ़ता है देख के रुक जाता, उसके बाद एक्टिविटी नहीं करता कि नहीं हम सक्रिय रहेंगे, हम सक्रिय रूप से सीखेंगे। मतलब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के देखेंगे कूद के कि नहीं 1000 फीट नीचे जा रहे तो मर जा रहे कि जिंदा रह रहे हैं। तो सक्रिय रूप से नहीं सीखता है, बस चीजों को पढ़ता है और चीजों के बारे में सीख जाता है। तो कुछ चीजें उन्होंने बोला कि हमेशा जरूरी नहीं कि अधिगम सक्रिय रूप में ही हो, कभी कभी न सीखना भी क्या होता है? सीखना होता है। कुछ चीजों को आप नहीं सीखेंगे तो भी वो क्या आपका कहलाता है? सीखना ही कहलाता है। इसको लिख लीजिएगा कि जरूरी नहीं कि अधिगम सक्रिय रूप में हो, कभी कभी न सीखना भी सीखना कहलाता है। और कई
और एक पॉइंट उन्होंने और बोला कि जरूरी नहीं जरूरी नहीं कि अधिगम में व्यवहार परिवर्तन हो। और एक पॉइंट उन्होंने और बोला था, जरूरी नहीं अधिगम सक्रिय रूप में हो, अर्थात न सीखना भी सीखना है, जरूरी नहीं कि अधिगम का मतलब व्यवहार में परिवर्तन हो। एक पॉइंट वो लिखा था, बोले थे कि कभी 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 हम दूर से ही देखकर सीख जाते हैं। कभी कभी हम दूर से ही देखकर सीख जाते हैं। कभी कभी हम दूर से ही देखकर सीख जाते हैं। लिख लीजिए, ये 4 पॉइंट उनके थे और जिन्होंने बोले थे उन्होंने अब चारों पॉइंट को समझते हैं। पहला देखिए, जरूरी नहीं कि अधिगम सक्रिय रूप में हो, मतलब यदि कहीं आप जा रहे हैं घूमने टहलने, सामने खाई है तो आपने पढ़ के रुक जाते हैं। अब पता चला कि आपका शहर में दंगे का माहौल है, यदि आपसे बोला जाए बाहर मत निकलो, दंगे का माहौल चल रहा है, तो आप थोड़ी ना बोलेंगे कि हम नहीं, हम बड़े सक्रिय अधिगम करते हैं, हम बाहर जाएंगे और देखेंगे दंगा कैसे होता है, कौन मारता है, कौन पीटता है। तो वहां आप क्या करते हैं कि न जाकर भी आप सीख जाते हैं कि ऐसे माहौल में क्या करना चाहिए। दूसरा देखिए, जरूरी नहीं कि अधिगम व्यवहार परिवर्तन हो। अब सामने लिखा हुआ है कि हाँ ही है, आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं, आगे बढ़ेंगे तो आपकी जान जा सकती है। तो वहां पे आप जब पढ़ते तो वहीं पे रुक जाते हैं, अपने बिहेवियर में परिवर्तन आपके नहीं आता है। व्यवहार परिवर्तन क्या आता है? जब आपके व्यवहार में चेंजेस आ जाए। चेंजेस कब आएगा? जब उस चीज को आप करके देखते हैं, सक्रिय रहेंगे तब। तो वही उन्होंने बोला कि जरूरी नहीं कि अधिगम में व्यवहार में परिवर्तन हो। जरूरी नहीं कि हमेशा जरूरी नहीं कि हमेशा अधिगम में व्यवहार परिवर्तन हो। कभी कभी हम दूर से देखकर सीख जाते हैं, जैसे साइन बोर्ड वगैरह लिखा रहता है कि सावधान रहिए, इस तार को मत छुइए, बिजली के झटके लग सकते हैं, तो आप उसको दूर से ही देखकर सीख जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको उस बिजली के तार को पकड़ना पड़े। अब जैसे देखिए, आग जलता है, जब आप पढ़े थे गामक अधिगम का सिद्धांत, तो जब बच्चे को बोला जाता है कि आग के पास मत जाओ, तो नहीं मानता था, वो बार बार जाता था। लेकिन एक बार जब उसने आग को छुआ तो सीख जाता है कि अब इसके पास नहीं जाना, यदि यहाँ जाएंगे तो दर्द होगा। तो वो जो बच्चे ने गामक अधिगम किया, जब आग को छू के देखा कि नहीं, छूने से हम जल सकते हैं, जल जाते हैं, दर्द होता है, तो अगली बार वो आग के पास जाना क्या कर देता है? बंद कर देता है। तो जो बच्चे ने आग के पास गया और जाकर उसने छू कर देखा कि नहीं हम जल सकते हैं, तो इसे बोला जाता है कि सक्रिय रूप से अधिगम करना। मतलब उस चीज को आपने अनुभव किया, अनुभव करने के बाद आप सीखते कि नहीं, तब आप सीखते कि नहीं, यह बोला जाता है सक्रिय रूप से आपने क्या किया? अधिगम किया। अब जैसे बाहर दंगा हो रहा है, आप दंगे में जाइए, जब एक हाथ मार पड़ जाए, सर फूट जाए, उसके बाद आपको लगे कि नहीं यार, दंगा में जाना खतरे से खाली नहीं है, तो इसको बोलते हैं कि आप सक्रिय रूप से लर्निंग कर रहे हैं। पर यदि कोई बोल दे कि बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, घर में बैठे रहो, और आप उसकी बात मान के रुक गए, तो इसको सक्रिय रूप से अधिगम नहीं बोला जाता। और यही बात अल्बर्ट बंडूरा ने बोला कि जरूरी नहीं कि हमेशा अधिगम सक्रिय रूप में होता हो, कभी कभी आप दूर से ही देखकर सीख जाते हैं चीजों के बारे में, और जरूरी नहीं कि हमेशा आपके बिहेवियर में परिवर्तन आए तभी आप सीखें। मतलब बिहेवियर में परिवर्तन आता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा अधिगम में क्या हो? व्यवहार परिवर्तन हो। और उन्होंने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति के द्वारा हम सामाजिक अधिगम करते हैं, अधिगम करते हैं, उस व्यक्ति को आदर्श या मॉडल कहा जाता है। और जाहिर सी बात है कि आप जिस भी व्यक्ति से ज्यादा प्रभावित होते कि नहीं, अब इसके जैसा बनना है, इसी तरह हेयर स्टाइल रख लेना है, बस इसी तरह करना है, ऐसा ही बन के दिखाना है,
तो बोलते हैं ना वो आपका क्या कहलाता है, रोल मॉडल कहलाता है। तो उससे उन्होंने वही बोला कि जिस भी व्यक्ति से आप प्रभावित होते हैं और सामाजिक चीजों से, समाज में जिस भी व्यक्ति से आप प्रभावित होते हैं और एक तरह से आप सामाजिक अधिगम करते हैं, कभी इसी तरह बनना है, ऐसे ही मेहनत करना है, इसी रास्ते पर चलना है, तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है, उसी व्यक्ति को क्या बोला जाता है, आदर्श या मॉडल। तो लिख लीजिएगा इस पॉइंट को। आगे चलते हैं। इन्होंने आदर्श, इन्होंने अधिगम के चरण भी बताए थे। अधिगम के चरण, इन्होंने अधिगम के 4 चरण बताए थे। पहला आदर्श, दूसरा अवलोकन, तीसरा धारण और चौथा है पुनर्बलन। चौथा कौन सा है, पुनर्बलन। पुनर्बलन को समझते हैं, इसी से आती है आपको क्या, प्रेरणा, जैसे बोलते हैं पुनर्बलन। तो देखिए अधिगम को उन्होंने चरण बताए कि अधिगम है जो समाज में अधिगम होता है, जो सामाजिक अधिगम होता है। बच्चा जब समाज में सीखता है, जैसे आप भी गए समाज में, किसी को देखे और कुछ सीखे, कोई बहुत अच्छा लाइन बोल लिया, आपको लगा नहीं ये लाइन बोलनी चाहिए, अब जब आप समाज में सीखे तो सीखने के लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए 4 चरण फॉलो होते हैं। पहला आदर्श, आदर्श मतलब वह व्यक्ति जिससे आप सीखेंगे, वह कोई व्यक्ति होना चाहिए ना जिसके द्वारा आप चीजों को सीखेंगे, समाज में किसी से तो प्रभावित होना चाहिए। तो आदर्श मतलब कि वह व्यक्ति जिसके द्वारा आप सीखेंगे। अब मान लीजिए व्यक्ति में आप प्रभावित हुए किससे, सचिन तेंदुलकर से ही। आप मान लीजिए सचिन तेंदुलकर से क्या हो गए, प्रभावित। आप क्या है, सचिन तेंदुलकर से प्रभावित है, आप बहुत ज्यादा सचिन तेंदुलकर से कोई प्रभावित है, तो सचिन तेंदुलकर आपका क्या कहलाएगा, आदर्श, मॉडल या फिर रोल मॉडल कहा जाएगा। और जब उससे आप प्रभावित होते हैं तो उससे क्या करते हैं, अवलोकन। अवलोकन मतलब कि उसके व्यवहार पर ध्यान देना। अवलोकन का मतलब होता है आप उसके व्यवहार पे क्या देते हैं, ध्यान देते हैं, एक एक उसके व्यवहार का निरीक्षण करते हैं कि नहीं ये क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट कैसे खेलता है, शॉट कैसे लगाता है, क्रिकेट में यदि शतक लग जाता है तो इसकी स्टाइल क्या होती है। मतलब आप उसके एक एक पॉइंट के ऊपर क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। वो बोलता क्या है, चलता कैसे, हेयर स्टाइल कैसा है, बोलने का अंदाज क्या है, तो मतलब हाफ सेंचुरी होगा तो कैसे स्टाइल दिखाएगा, शतक लगेगा तो उसकी स्टाइल क्या होती है शो करने की। तो आप एक एक चीज, एक एक मूवमेंट के ऊपर क्या करना है, ध्यान देना शुरू करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, अवलोकन। धारण मतलब क्या होता है, उसके व्यवहार को अपने अंदर धारण करना। अब उसके व्यवहार को अपने अंदर धारण करना क्या कहलाता है, धारण। जैसे ही आप देखें, सारे स्टाइल को देख रहे हैं ध्यानपूर्वक, तो आप जब क्रिकेट खेलने जाएंगे अपने गली मोहल्ले में तो आप सोचते बस अब तो सचिन तेंदुलकर वाला वही शॉट हम भी सीख ही गए हैं, बस ऐसे ही लगाना ही है। तो आप उस चीज को ट्राई करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं, उसको धारण करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। वो अंदाज, वो तरीका आप धारण करना है, उसको अपने अंदर लाने क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। पुनर्बलन क्या होता है, देखिए पुनर्बलन में मैंने हमेशा बताया पुनर्बलन में 2 चीजें होती है। पुनर्बलन में 2 चीजें आती हैं, एक कहलाता है सबलीकरण और दूसरा कहलाता है निर्बलीकरण। एक होता है सबलीकरण, दूसरा क्या होता है, निर्बलीकरण। अब देखिए सबलीकरण क्या होगा, आपने सचिन तेंदुलकर को अपना आदर्श माना, उसके हर व्यवहार पे ध्यान दिया, उसके हर स्टाइल, हर एक तरीके को, और जब ध्यान दिया तो उसके व्यवहार को अपने अंदर धारण करने की आपने क्या किया, कोशिश किया। ठीक है, उसके व्यवहार को अपने अंदर धारण किया, उसकी स्टाइल को आप फॉलो कर रहे हैं, उसी तरीके से आपका भी अंदाज बदल रहा है। तो सबलीकरण क्या होगा, जब आप उसी व्यवहार को दोहराते हैं, जब व्यवहार में क्या लाते हैं, मजबूती। जब व्यवहार में क्या लाते हैं, मजबूती, मतलब बार 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 उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, व्यवहार में क्या लाते हैं, मजबूती। व्यवहार में मजबूती लाने का मतलब होता है कि आज आपने सचिन तेंदुलकर के बारे में देखा, सीखा, कल फिर देखे, फिर सीखे, आपका सालों साल 2 साल तक उनको आप देखते रह रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, व्यवहार में मजबूती लाना। मतलब आप बराबर सीखते जा रहे हैं, उनको फॉलो करते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। तो ये क्या होता है, व्यवहार में मजबूती लाना, मतलब आप अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर रहे, उसे बार बार दोहराते जा रहे हैं। निर्बलीकरण क्या होता है, मान लीजिए आप 2-3-4 महीने से बड़ा फॉलो किए, बड़ा उनके तरीके को, उनके अंदाज को सराहा, कोई उनके बारे में बुराई कर रहे थे, आप लड़ भी जा रहे थे, इतना अपना आदर्श मान रहे थे, लेकिन क्या यदि पता चले
यदि इनके बारे में यदि कोई बुरी बात पता चले कभी भी कि नहीं ये व्यक्ति बुरा है, मतलब खेलने में अच्छा लेकिन सामाजिक तौर पे क्या है, बुरा है, तो उस दिन आप उसको फॉलो करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। और जब फॉलो करना बंद कर देंगे तो उसी चीज को बोला जाता है क्या करना, निर्बलीकरण। व्यवहार को छोड़ना या फिर क्या कर देना, नष्ट कर देना। उस व्यक्ति के व्यवहार को क्या कर देना, छोड़ देना, उसको फॉलो करना छोड़ देना, वो क्या कहलाता है, आपका निर्बलीकरण। जैसे उसके बारे में कोई बुराई पता चलती है तो क्या कहलाता है, आपका निर्बलीकरण। जब आप उसके व्यवहार को करना छोड़ देते हैं, उस पर ध्यान देना छोड़ देंगे कि नहीं अब ये मेरा आदर्श नहीं, इसको हम फॉलो नहीं करते, इसको हम नहीं मानते, किसी दूसरे को आदर्श मानते हैं, तो आप उसको क्या बोलेंगे, निर्बलीकरण करते हैं। अब जैसे इसी को हम और उदाहरण से आपको समझाएं, समझिए। जैसे पहला स्टेप क्या है, आदर्श, अवलोकन, धारण, पुनर्बलन। अब पुनर्बलन में डिपेंड करता है वो हालात के ऊपर। अब जैसे मान लीजिए बहुत समय पहले की बात थी, आसाराम नाम के एक व्यक्ति, बहुत लोग उसे क्या माने, अपना आदर्श। आसाराम को लोगों ने क्या माना, अपना आदर्श। अवलोकन किस चीज कर किया, उनके सत्संग, उनके सत्संग वगैरह होते थे, उन सभी चीजों का उन्होंने क्या किया, अवलोकन किया। जो भी उनके सत्संग वगैरह हुए करते थे, या जहां भी उनका पूरी गोष्ठी का आयोजन होता था, लगता था सेमिनार जैसा, तो उन सभी चीजों को क्या करते थे, अवलोकन। धारण किस किस चीज के, उनके ज्ञान को जीवन में उतारा। हे व्यक्ति, अब आज आपको लगता है क्योंकि आप आज उनके बारे में जान गए, लेकिन बहुत समय पहले क्या रासाराम नाम के व्यक्ति थे जिनको बहुत लोग क्या माने, आदर्श। उनके सत्संग को क्या करते थे, अवलोकन, जाते थे, देखते थे, बड़ा ध्यान से गौर से सुनते थे, और उनके ज्ञान को जीवन में क्या करते थे, उतारते थे, मतलब धारण करते थे। अब जब धारण करते थे तो पुनर्बलन में दो केस होता है। एक होता है कौन सा, या तो होगा सबलीकरण, या तो क्या हो सकता है, निर्बलीकरण। वो टाइम और समय के हिसाब से होता है कि कैसा व्यक्ति क्या। तो बहुत लोग क्या हो, उनके व्यवहार को जारी रखे करीब साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, व्यवहार में अपने क्या लाए, मजबूती। बहुत उनके फॉलोअर बने, व्यवहार में क्या लाए वो, मजबूती। इनके ज्ञान को सुनते थे, उनके ज्ञान को बराबर जाते, सत्संग देखना, गुरु दक्षिणा भी देते थे, 1 लाख 2 लाख 3, व्यवहार में बड़ी मजबूती लाते, बड़े फॉलोअर हुए। लेकिन जब एक बार उनकी सच्चाई सामने आती है तो आपको लगता है कि जो व्यक्ति इन सभी चीजों को फॉलो करे तो कोई फॉलो करेंगे नहीं, वो उनके व्यवहार करना बंद कर देंगे, या फिर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। मतलब अब व्यवहार में मजबूती नहीं आएगी। जैसे ही मालूम चला कि जैसे ही मालूम चला क्या उनके बारे में सच्चाई, वैसे ही व्यक्तियों ने उनके व्यवहार को क्या कर दिया, छोड़ दिया। उस चीज में मजबूती आनी क्या होगी, खत्म कर दिया। उनको अपना आदर्श मानना क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो उनके व्यवहार करना बंद कर दिया उनके हिसाब से, उनके व्यवहार को पूरा छोड़ दिया, उनके जीवन को, जो ज्ञान को जीवन में उतारे, उस सभी चीजों को क्या कर दिया, एक झटके में खत्म कर दिया। तो यही उन्होंने बोला कि सामाजिक अधिगम में यही चीज होता है कि जब कोई व्यक्ति समाज में होता है तो बालक उससे पहले अपना आदर्श मानता है, उसके अवलोकन करता है, उसके ज्ञान को धारण करेगा, उसके जैसा उसके तरीकों को धारण करेगा। धारण करने के बाद उस व्यक्ति के बारे में सारी अच्छाई चल रही तो उस व्यक्ति तो उसी को बराबर बच्चा दोहराता है और अपने व्यवहार में क्या लाता है, मजबूती लाता है। लेकिन यदि उस व्यक्ति के बारे में कभी भी कोई बुराई पता चली, यदि बुराई पता चली, तो वैसे ही वो बच्चा उस व्यक्ति को अपना आदर्श मानना बंद कर देगा, अपना आदर्श मानना क्या बंद कर देगा, और उस व्यक्ति के अनुसार व्यवहार करना क्या कर देगा, छोड़ देगा। और यही उन्होंने बोला कि यही है क्या, सामाजिक अधिगम। और इसी तरीके से हर बच्चा समाज में क्या करता है, अधिगम करता है। इसको लिख लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहीं कहीं इसके नाम अलग अलग होते हैं, पर आपसे जो यूपी टेट के पर्पज से पूछता है वो कौन से नाम पूछते हैं, यही नाम पूछते हैं अधिगम के चरण में, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से क्या होते हैं, इसके अधिगम के चरण होते हैं। अब सबलीकरण, निर्बलीकरण आप समझ सकते हैं, हालात के ऊपर डिपेंड करते हैं।
जब तक बुराई नहीं पता चली तब तक सबलीकरण रहेगा, व्यवहार में मजबूती आएगी, आप फॉलो करेंगे। जिस दिन बुराई पता चलेगा व्यवहार करना उनके अनुसार छोड़ देंगे, उस दिन व्यवहार करना क्या कर देंगे उनके अनुसार बंद कर देंगे, क्या हो जाएगा, निर्बलीकरण हो जाएगा। तो ये कौन थे, ये थे अल्बर्ट बैंडूरा, जिन्होंने सबसे बड़ी बात जो बोल दी थी कि क्या, न सीखना भी क्या है, सीखना है। मतलब घर में ना भी पढ़ते रहे, घर वाले बोल दे कि पढ़ नहीं रहा, तो बोल दीजिए कि ना पढ़ना भी क्या है, पढ़ना है। मतलब न सीखना भी क्या है, सीखना है। और इन्होंने जो सबसे बड़ी बात ये जो लाइनें बोली, इसी वजह से अल्बर्ट बैंडूरा को बोला जाता है आधुनिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के क्या जनक, क्योंकि इनका संज्ञानात्मक मतलब क्या है, मानसिक बुद्धि इन सभी चीजों लर्निंग के ऊपर। तो इन्होंने ऐसी बातें बोली कि थार्नडाइक पावलोव सभी से क्या बोले अलग। तो देखिए थार्नडाइक पावलोव तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक थे, मतलब शिक्षा के ऊपर उन्होंने काम किया, बच्चे को कैसे सीखे, समझ में कैसे आता है, पर इनका तरीका सबसे अलग था, इनका एक्सप्लेनेशन भी सबसे क्या था, अलग था। इसलिए इनको बोला जाता है आधुनिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल अधिगम को देखने का तरीका ही क्या कर दिया, बदल दिया। आप इस एक लाइन से समझ सकते हैं, बहुत गहरी लाइन है। अगले वैज्ञानिक तरफ चलते हैं। अगले जो वैज्ञानिक है उनका नाम है E.C. टॉलमैन। E.C. टॉलमैन निवासी कहाँ के, अमेरिका के, निवासी कहाँ के, अमेरिका के। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत को बोलते हैं चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, या इसी सिद्धांत को कहते हैं संकेत अधिगम का सिद्धांत, संकेत अधिगम का सिद्धांत, या इसी सिद्धांत को कहते हैं अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत। और ये तो बिल्कुल अलग बोल दिए, तो समझ लीजिएगा अल्बर्ट बैंडूरा से भी अलग ही दिमाग के पागल व्यक्ति थी, तो और भी खतरनाक बोल दिए लाइन अधिगम को लेके। तो देखिए अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत या चिन्ह अधिगम का सिद्धांत या संकेत अधिगम का सिद्धांत, इन्होंने जो प्रयोग किया था, इनका जो प्रयोग था चूहे का भूल भुलैया प्रयोग था। इनका जो प्रयोग था चूहे का भूल भुलैया प्रयोग था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चूहे का भूल भुलैया प्रयोग, तो इन्होंने किया क्या कि चूहे के इन्होंने 3 ग्रुप बनाए। इन्होंने क्या लिया, 3 चूहे ले लिए, 3 क्या ले लिए, चूहे ले लिए। अब 3 चूहे लिए, इन्होंने एक भूल भुलैया तैयार किया। जैसे आप पहले अखबार में देखते होंगे कि यहाँ एक पनीर का टुकड़ा रखा हुआ है, अब खूब रास्ते ऐसे ऐसे बने हुए हैं, कि खूब रास्ते ऐसे ढेर सारे बने हुए। अब लिखा रहता था कि यहाँ पे एक चूहा बना रहा, बोला था कि चूहे को पनीर तक पहुंचाने के लिए। तो इस तरीके उन्होंने एक भूल भुलैया तैयार करवाया जिसमें ढेर सारे रास्ते बने हुए थे। एक साइड पे कोई खाने की चीज रख दी गई थी और यहाँ से चूहे को क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। और जब यहाँ से चूहे को छोड़े तो पहली बार में चूहा इधर उधर भटकते हुए वो सही रास्ते तक पहुंच जाता है, मतलब पनीर पा लेता है। लेकिन उसी चूहे को जब दूसरी बार फिर उसी भूल भुलैया में छोड़ा गया, इस बार ये इधर उधर नहीं भटकता है, इस बार एक ही झटके वो कहाँ पहुंचता है, पनीर के पास। तो हुआ कि चलिए एक चूहा पहुंच सकता है, फिर दूसरे चूहे को लिए, दूसरे को भी इसमें छोड़े, वो भी इधर उधर भटकते हुए कहाँ पहुंच जाता है, पनीर के पास में। लेकिन फिर उसके बाद उसी चूहे को दोबारा छोड़ा गया तो वो इधर उधर ये भी नहीं भटकता, ये भी सीधे कहाँ पहुंचता है, एक ही बार में पनीर के पास में। तो उन्होंने एक चीज समझा कि पहली बार में
चूहे को खुद नहीं पता था कि वो जिस रास्ते से जा रहा है उस रास्ते से होते हुए उसके पनीर के पास जाना है कि नहीं जाना है। पहला पॉइंट की बात कि जो चूहा है, चूहे को स्वयं नहीं पता है कि जिस रास्ते से वो जा रहा है वो रास्ता उसे लेके कहाँ जा रहा है। जैसे यदि आपको पता है कि पनीर के पास जाना है तो आप रास्ता याद करते हैं, लेकिन चूहा तो बस चला जा रहा है, चला जा रहा है, कभी इस रास्ते कभी उस रास्ते, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहां। उसे खुद नहीं पता है कि अंतिम में पनीर मिलने वाली कि मौत मिलने वाली, लेकिन वो चला जा रहा था और एक बार पनीर के पास पहुंच जाता है। लेकिन अगली बार जब उसको छोड़ा जाता है उसी चूहे को, तो चूहा एक ही बार में सही रास्ता फॉलो करते हुए सीधे पनीर के पास पहुंच जाता था। उन्होंने ये बोला कि पहली बात है कि चूहे को स्वयं नहीं पता है कि उसको किस रास्ते से जाना है और कहाँ जाना, उसको मिलेगा कि क्या मिलेगा, पहला बात ये। और दूसरा बात उन्होंने बोला कि पहली बार चाहे अनजाने में ही गया हो, पहुंच गया पनीर के पास, लेकिन उसको रास्ते क्या हो गए, याद हो गए। पहली बार जो पनीर के पास पहुंचा थे उसको पता थोड़ी ना कि पनीर के लिए छोड़ा गया है चूहे को। अब क्या बोलेंगे कि तुमको पनीर ढूंढना है, उसको पता तो था नहीं। तो जाहिर सी बात है उन्होंने बोला कि जब वो पहली बार जो पहुंचा चूहा, पहली बार चूहा पनीर के पास कैसे पहुंचता है, जब पहली बार जो चूहा था वो पनीर के पास कैसे पहुंचता है, अनजाने में। पनीर के पास कैसे पहुंचता है उस रास्ते से, अनजाने में। उसको मालूम नहीं कि रास्ता ढूंढना है, उसको बस जो दिख रहा था जिस रास्ते से जा रहा था, जाते जा रहा था, इधर घूमते टहल रहा था और अनजाने में वो पनीर के पास पहुंच जाता है। लेकिन अनजाने में जाने के बावजूद, वो गया अनजाने में था लेकिन वो सही रास्ते के बारे में सीख लिया था, मतलब सही के रास्ते के बारे में क्या कर लिया था, अधिगम। और यही सबसे बड़ा पॉइंट था जो उन्होंने खोज निकाला कि पहली बार वो गया तो अनजाने में था, इसमें नो डाउट। कि वो गया कैसे, अनजाने में, बस घूम टहल रहा था, रास्ता कहीं नहीं मिला, जिधर मिला उधर जा रहा था, अनजाने में जा रहा था। पर अनजाने में जाने के बाद जैसे उसे पनीर मिलता है वो उस रास्ते के बारे में क्या कर लेता है, सीख लेता है। और दोबारा जब चूहे को छोड़ा जाता तो एक ही बार में, चूंकि वो सीख चुका रहता तो एक ही बार वो सीधे वो पनीर के पास पहुंच जाता है। और वहां से उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि कभी कभी अधिगम अनजाने में हो जाता है, लेकिन उसे व्यवहार में उतारने के लिए प्रयास करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। मतलब कभी कभी अधिगम क्या हो जाता है, अनजाने में हो जाता है, लेकिन उसे व्यवहार में उतारने के लिए प्रयास करना पड़ता है। और दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला, अधिगम संकेत के रूप में, या संकेत, या इसी को बोलते हैं किसके, चिन्हों के, संकेत, या इसी को लिख सकते हैं किसके, चिन्हों के रूप में होता है। कि जो अधिगम होता है वो संकेत या चिन्हों के रूप में होता है। ये दो पॉइंट उन्होंने बोला। अब समझिएगा दोनों पॉइंट के बारे में। कि उन्होंने कहा कि कभी कभी अधिगम कैसे हो जाता है, कभी कभी अधिगम अनजाने में हो जाता है, लेकिन उसको अपने व्यवहार में उतारने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। जैसे आप कोचिंग है या स्कूल है, स्कूल से रोज आप घर जाते हैं, घर से स्कूल जाते हैं, आप ज्यादा ध्यान नहीं देते, आप रोड से जाते हैं, रोड से आते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कोई हॉस्पिटल हुआ, कोई दुकान हुआ, या कई चीजें होती हैं, घर मकान होता है, आप उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, पर वो चीजें आपके दिमाग को याद रहती हैं। जब कोई कभी बोलता है कि अच्छा उस रास्ते पर उधर जाते हो हरे रंग की बिल्डिंग पड़ती है, तो आपको लगता है कि नहीं, हाँ ध्यान आ रहा है, कभी जाते हैं तो कहीं रास्ते में पड़ता हरे रंग की बिल्डिंग। मतलब थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत पड़ती है, थोड़ी सी आपको प्रयास करना पड़ता है, लेकिन जैसे प्रयास करते हैं तो वो चीज आपके व्यवहार में क्या हो जाती है, उतर जाती है, मतलब वो चीजें आपको याद आ जाती है। तो वही उन्होंने बोला कि चीजों के बारे में आप अनजाने में क्या कर लेते हैं, अधिगम, मतलब उस रास्ते में जो भी दुकान घर मकान है या चीजें हैं उसके बारे में आप सीख चुके हैं, नो डाउट आप अनजाने में उन चीजों के बारे में जानते हैं, सीख चुके हैं। दुकान हॉस्पिटल मकान जो भी उस रास्ते पर पड़ रहे हैं आप उसके बारे में सीख चुके हैं, लेकिन सीखे कैसे हैं, अनजाने में। इसलिए जब कोई व्यक्ति उस चीज के बारे में पूछेगा तो आपको हल्का हल्का ध्यान आएगा, लेकिन उसको पूरी तरह अपने बिहेवियर में उतारने के लिए आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ी सी क्या करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती है। और ये हमेशा हम लोग के साथ होता है।
जब कोई पूछता है ना कि वहाँ उधर एक दुकान पड़ता है या उधर एक हॉस्पिटल, आप बोलते हैं हाँ जाते हैं रास्ते में, एक साथ पड़ता है, तो आप थोड़ी देर सोचते हैं, सोचने के बाद आपको एक एक ध्यान आता है कि हाँ इस तरीके के हॉस्पिटल पड़ता है बीच में। तो वही उन्होंने बोला कि अधिगम कैसे हो जाता है आपको, उस रास्ते में जो भी चीजें उनके बारे में हम कैसे सीख लेते हैं, कैसे याद हो जाता है, अनजाने में। चूंकि चीजें अनजाने में याद हुई है, इसलिए उसको व्यवहार में उतारना, मतलब उसको याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। पहला पॉइंट ये इन्होंने बोला। और दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि अधिगम संकेत के रूप में होता है। उन्होंने बोला कि जो आप चीजों को लगता है आप रट रहे हैं, याद कर रहे हैं, ये अधिगम नहीं है। अधिगम संकेतों के रूप में आपके दिमाग में बैठता है, चित्रों के रूप में। उन्होंने कहा कि मान लीजिए दो स्टॉल हो, आप सब्जी फल के दुकान पे गए, यहां नीचे लिखा है आम और यहां लिखा है नींबू, आम और नींबू, और यहां जहां आम लिखा है यहां पे गोल गोल नींबू रख दिए गए हैं। यहाँ क्या रख दिए गए हैं, नींबू, और जहां नींबू वहां पे क्या रख दिए गए हैं, आम। कला पे कोई नहीं हंसेगा, केला तो नहीं लग रहा है, नींबू और आम। तो देखिए जहां नींबू रखे वहां लिखा गया है आम, और जहां आम रखा गया वहां गया है नींबू लिखा है। अब इन्होंने बोला कि यदि कोई व्यक्ति भी स्टॉल पे पहुंचेगा तो कभी इन चीजों पे ध्यान नहीं देगा। 10 में से 9 व्यक्ति इन चीज नाम शब्दों पे ध्यान नहीं देंगे। वो चीजों को देखेगा, बोलेगा हमको ये क्या चाहिए, नींबू चाहिए। वो इसे देख के नहीं बोलेगा कि हमको आम चाहिए। वो किसको देख के बोलता है, इसको देख के, क्या चाहिए, नींबू। वो इसे देख के नहीं बोलेगा कि नींबू चाहिए, वो यहाँ देख के सीधे बोलेगा हमको क्या चाहिए, ये चाहिए, आम चाहिए। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये जो आम का चिन्ह है ये आपके दिमाग में याद है, ये चीज क्या है, आपको याद है। इसलिए आप जब भी किसी चीज के बारे में सोचते हैं या करते हैं तो पहले आपको उसका क्या आता है, बिंब याद आता है। बिंब मतलब चित्र, क्या याद आता है, चित्र याद आता है, बिंब याद आता है। तो उन्होंने बोला कि यदि आप किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं या करते हैं, पढ़ते तो आपको क्या याद आता है, उसका बिंब या फिर क्या याद आता है, चित्र याद आता है। इसलिए उन्होंने बोला कि जो अधिगम होता है संकेत या फिर किसके रूप में, चिन्हों के रूप में। तो इसलिए इन्होंने जो अपने अधिगम के सिद्धांत का नाम लिखा गया, इसलिए बोलते हैं चिन्ह, अधिगम, संकेत। और अव्यक्त इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिन चीजों को आप अनजाने में सीखे रहते हो आपको व्यक्त नहीं रहता, आपको पता नहीं रहता कि हम इन चीजों के बारे में जानते भी हैं या फिर नहीं जानते हैं। जैसे हॉस्पिटल आपको मालूम नहीं, जब कोई बोला कि नहीं उधर रास्ते में हॉस्पिटल पड़ता है, तब आपको याद आता है कि हाँ वहाँ हॉस्पिटल पड़ता है। मतलब आप सीख चुके हैं लेकिन आपको पता नहीं है, व्यक्त रूप में नहीं है। इसलिए इस अधिगम के सिद्धांत को क्या बोलते हैं, अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत है किसका था, ईसी टॉलमैन का। इन्होंने शिक्षण की अवस्थाएं भी दी थी, क्योंकि इस शिक्षण में पढ़ाऊंगा पर आप लिख सकते हैं। शिक्षण की अवस्थाएं भी दिए थे इन्होंने 3। पूर्व, अंतःक्रियात्मक, ठीक, अंतःक्रियात्मक शिक्षण की अवस्था। और लास्ट जो उन्होंने बताया था उत्तर शिक्षण की अवस्था। उन्होंने शिक्षण क्या बताए थे, 3 अवस्थाएं बताई थी। उन्होंने क्या बताया, 3 शिक्षण की अवस्थाएं बताई। शिक्षण मतलब क्या होता है, पढ़ाना। उन्होंने मतलब जो पढ़ाई लिखाई चलती है उसके लिए सीखने क्या होती है, 3 अवस्था होती है। 3 अवस्था में जो पहली अवस्था होती है कौन सी होती है, पूर्व शिक्षण की अवस्था। मतलब कोई बच्चा आपके यहाँ पढ़ने आया, पढ़ने से एक पहले की अवस्था होती है जो उसका पूर्व ज्ञान होता है, एडमिशन हुआ, एडमिशन से पहले की एक अवस्था होती है जो भी वो जानता हो। अंतःक्रियात्मक अवस्था वो अवस्था होती है जब आपके साथ उसको आप सिखाना शुरू करते हो, आपसे सीखना शुरू करता है, जो 1 साल का पूरा सेशन चलता है, वो क्या हुआ, अंतःक्रियात्मक अवस्था। उत्तर शिक्षण की अवस्था क्या होती है, जब पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, कंप्लीट होने के बाद की जो बच्चे की अवस्था, वो कौन सी अवस्था कहलाती है, उत्तर। उत्तर मतलब क्या होता है, बाद, और पूर्व मतलब पहले। मतलब पढ़ाई लिखाई के पहले की अवस्था अंतःक्रियात्मक, जब पढ़ाई लिखाई होना शुरू होगी, पूरे 1 साल का जो सेशन होता है वो अंतःक्रियात्मक शिक्षण की अवस्था में आता है। और उत्तर शिक्षण की अवस्था जब पूरा सेशन कंप्लीट हो गया उसके बाद जो अवस्था वो कहलाती है उत्तर शिक्षण की अवस्था। तो इसे भी किसने दिया था, शिक्षण की अवस्थाएं किसने बताया, ईसी टॉलमैन ने बताया था। तो यहाँ पे आपके
दो वैज्ञानिक के बारे में आपने पढ़ा, एक कौन थे? अल्बर्ट बैंडुरा, और एक कौन थे? E.C. टॉलमैन। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, क्योंकि ये दोनों वैज्ञानिकों ने बिल्कुल चीजों को अलग तरीके से बताया था, अलग तरीके से एक्सप्लेन किया। एक ने तो सीधे बोल दिया कि न सीखना भी सीखना है, और एक ने कह दिया कि कभी कभी हम अनजाने में भी सीख लेते हैं। ऐसा होता है कि कभी कभी आप अनजाने में सीख लेते हैं। तो पॉइंट याद रखिएगा कि किस वैज्ञानिक ने कहा कि न सीखना भी सीखना है, और किस वैज्ञानिक ने कहा कि कभी कभी अधिगम अनजाने में भी हो जाता है। मतलब आप अनजाने में भी क्या कर लेते हैं? सीख लेते हैं। तो बस यही सब पॉइंट याद रखिएगा, यहीं से पूछेगा आपसे क्वेश्चन इन सभी चीजों के बारे में। और ये वो पॉइंट है जो विश्वास दिलाता हूं आपको कि कहीं और मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये सब पॉइंट वही जो महत्वपूर्ण पॉइंट जो कहीं मिलते नहीं, और जब पेपर में पूछता है ना तो लोगों को लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है। इसलिए हमेशा कहता हूं जब भी पढ़िए तो इतना डिटेल में पढ़िए कि आप 30 में 30 करके आइए। छूटने की कोई गारंटी नहीं, 15-20 सब मारते हैं, 30 में 30 मारिए। तो एक भी बार बोला हूं कि यदि पढ़िए तो ऐसा पढ़िए, कितना मारिए? 30 में 30 मारिए। और यदि मजा आया हो तो क्या मारिए? कमेंट, और कमेंट मारिएगा। और यदि उसके बाद फिर क्या कर दीजिएगा? शेयर। और बाद में नहीं, अभी कमेंट मारिए, अभी शेयर। और जो बच्चे अभी नए आए हो, अभी से पढ़ रहे हो, तो जाहिर सी बात है कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी। तो देखिए सेशन शुरू हो चुका है, ये मुझे लगता है करीब 32 या 33 नंबर क्लास होगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको लास्ट में वीडियो के प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिएगा, शेयर लाइक मारते हुए प्लेलिस्ट पे पहुंचिएगा, और प्लेलिस्ट में जाके पहले चैप्टर से पढ़ना शुरू करिएगा। पूरा क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करते हुए पूरा क्लासेज लाइन से। तो आप पूरे क्लासेस को लाइन से पढ़ते हुए आइएगा, तब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। और हर एक चीज़ का नोट्स बनाइएगा, क्योंकि जो मज़ा नोट्स में है ना वो कहीं और नहीं है। अब प्रैक्टिस सेट की बिल्कुल चिंता मत करिए, बस आप पढ़िए। प्रैक्टिस सेट मैं कराऊंगा, अब बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, इतना अच्छा कि चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से रिकॉल होंगी, तुलना करवाते हुए। सिर्फ ये नहीं कि ये सही है, वो सही है, ये गलत है, ऐसे नहीं। जब करवाऊंगा तो चारों ऑप्शन पे डिस्कशन करते हुए, रिकॉल करते हुए, प्रीवियस ईयर जो नए आ सकते हैं क्वेश्चन, तो हर ट्रेड को लेते हुए बिल्कुल करवाऊंगा क्वेश्चन। उसके लिए आप चिंता मत करिएगा। तो यदि पसंद आया हो तो शेयर करिए, कमेंट करिए, जो भी आपकी राय हो। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। गुड लक, जय हिंद।